So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry at ENGC. Myself Dr. BK Misra. Now I am going to discuss the catalysis chapter, the third part of this chapter, and today I will discuss enzyme catalysis. Okay. So in today's session we will learn about the catalysis by enzymes. So what are enzyme catalysis? What are their characteristics? What are the factors which can affect the activity of enzymes, and what are the differences between enzymes and inorganic catalysis? So as I told you in previous lecture of this chapter, these are the very important topics especially for BSc major chemistry students. ठीक है. So थर्ड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे कैटालिसिस को, और उसमें आज हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिसिस. ठीक है. सो ये एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमें जनरली मिलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंजाइम कैटालिसिस. ठीक. नाउ पहले डिफाइन एंजाइम होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम कैटालिसिस. सो देखिए कैटालिसिस तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में कि कैटालिसिस का मतलब क्या है, किसी रिएक्शन के रेट को जनरली बढ़ाना, टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन by using a foreign substance, जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट. ठीक. तो कैटालिसिस इज द प्रोसेस फिनोमिना एंड कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस. ओके. नाउ अब उसी रिएक्शन के रेट को, किसी रिएक्शन के रेट को जनरली में क्या करना है, इनहेंस करना है, बढ़ाना है, बाय यूजिंग एन एंजाइम. सो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड प्रोटीन. तो बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं कि वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली नोन एज प्रोटीन्स. दीज आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट. बायो मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So these are biochemical catalysts to speed up, to accelerate, enhance the organic reactions taking place in living cells. तो यही आप पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस. ठीक है. तो ये कैटलिस्ट होते हैं, बट किसके लिए होते हैं, दीज कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब वो कहाँ में होते हैं, बायो वर्ड आ गया तो जनरली क्या होगा, लिविंग सेल्स. तो टेकिंग प्लेस इन लिविंग सेल्स. एंजाइम्स आर नेचुरली ऑकरिंग लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स. हाउएवर द फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी 1969. तो पहला एंजाइम जो लैब में बनाया गया था वो 1969 में बना था. तो चलिए, thus the catalysis brought about by enzymes is known as enzyme catalysis. ठीक. तो एंजाइम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम प्रोटीन बोलते हैं. ठीक. इनका मेन काम फंक्शन क्या होता है, तो these catalyze biochemical reactions taking place in living cells. ठीक. Now एंजाइम कैटालिसिस क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियसली द कैटालिसिस ब्रॉट अबाउट बाय एंजाइम्स, इट्स नोन एज एंजाइम कैटालिसिस. ठीक. चलिए एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. केन शुगर मतलब चीनी जो खाते हैं, सुक्रोज कहिए, शुगर कहिए, केन शुगर कहिए. इसका फॉर्मूला है C12H22O11. इसका हाइड्रोलिसिस कराया वाटर के साथ. फिर इसमें एंजाइम आता है इन्वर्टेज, जिनके नाम में ASE लगाते हैं. ठीक है. तो इन्वर्जन से बना है इन्वर्टेज. बनता क्या हमको यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज. तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज. दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट दोनों में अंतर होता है, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है. ठीक. लेकिन इसको इन्वर्जन क्यों बोलते हैं कि यहाँ में जो फ्रैक्टोज है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू इथेनॉल. देखिए ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ में कौन सा एंजाइम आता है, जाइमेज. ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में. ठीक. तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल, जिसको बोलते हैं जाइमेज. तो जनरली एंजाइम्स के लास्ट में हमें ASE वर्ड मिलेगा. ठीक है. तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट्स भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए एंजाइम्स कैटालिसिस मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना है. ठीक है. तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. ठीक है. तो आपका नोट्स भी साथ साथ तैयार होता जाएगा. ठीक है. इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट में लेके यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करता हूँ. ठीक. क्लियर. चलिए
नेक्स्ट एग्जांपल कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, देखिए दूध से दही बनना, कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, उस एंजाइम का नाम है लैक्टिक बेसिली। तो ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है कि जनरली हमको जनरल साइंस में पूछता है। हाइड्रोसिस ऑफ यूरिया, यूरिया का हाइड्रोसिस कराते हैं कौन सा एंजाइम, यूरेज। ये क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। नाउ इन स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, व्हाइल इन इंटेस्टाइन the pancreas trypsin converts proteins into amino acid by hydrolysis. So these are some enzymatic reactions which takes place in our body digestive system. Amylase found in human salvia, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। एमाइलेज होता है एंजाइम्स जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस थे, कुछ ऐसे प्रोसेस थे जहां में एंजाइम से हम किसी रिएक्शन की को क्या करते हैं, रेट को स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक दो एग्जांपल जो आपको याद है वहां से लिख देना, हमें डिफाइन कर देना है। क्लियर? ठीक, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन सेल्विया में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को खाना मुंह में खाते हैं, लेते हैं पहले फर्स्ट टाइम, तो फिर सेल्विया में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है ग्लूकोज में। नो डाउट स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसको तोड़ के वो छोटा ग्लूकोज में करता है। ठीक, फिर एस्टोमिक में पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पेप्टाइड में तोड़ते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, पैनक्रियाज में ट्रैप्सिन, वो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स, वो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी जो बायो में पढ़ते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस? तो नंबर 1 कोलाइडल नेचर, देखिए इसलिए पॉइंट वाइज लिखा है था, कहीं भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना नोट्स में, ना ही हमें समझने में, ना ही हमें लिखने में। ठीक, तो फर्स्ट नंबर 1 क्या है, कोलाइडल नेचर। कोलाइडल मतलब अभी तो अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। तो जनरली एंजाइम जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल का मतलब क्या होता है, टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ठीक, thus their efficiency is influenced by presence of electrolytes, क्योंकि हमने कोगुलेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स जब कोलाइडल में जाते थे तो उसको क्या करते हैं, कोगुलेट करा देते थे। कोगुलेशन का मतलब होता है कोलाइडल से मतलब नहीं दिखाई देना और दिखाई देने का स्टेज। कोगुलेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल की साइज को बढ़ा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो कोलाइडल से सस्पेंशन में जाना, इसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन। ठीक, चलिए सेकेंड स्पेसिफिक नेचर। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक, दैट इज ए पार्टिकुलर एंजाइम कैटेलाइज ए पार्टिकुलर रिएक्शन ओनली। यहाँ में कोई चांस नहीं है, नो वे। कैटेलिसिस में हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, ऑल्दो डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर द सेम रिएक्टेंट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक, बट यहाँ में कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यूरेज विल हाइड्रोलाइज यूरिया ओनली, सिर्फ ये यूरिया को ही हाइड्रोलाइज करता है, बट नॉट मिथाइल यूरिया, सेम फैमिली वाला भी है बट उसको नहीं करता। ठीक, सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इज कैटेलाइज्ड बाय माल्टोज नॉट बाय इनवर्टेज। इनवर्टेज सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए इस दुनिया में आया है और वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। माल्टोज सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए आया है। ठीक, तो कोई भी एंजाइम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। सोचिए अगर ऐसा होता तो हम इंटेस्टाइन का निकाल के सेल्विया में डाल देते, सेल्विया वाला को वहां डाल सकते थे। ठीक है, क्लियर? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई इफिशियंसी। सो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट, ये वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट होते हैं। ठीक, मतलब इनकी रिएक्टिविटी कर सकते हैं कि आप इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काफी ज्यादा है। ठीक है, so small quantity of enzyme can increase the rate of reaction by factor of 10 to the power 3 to 10 to the power 6। ठीक है, मतलब एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो होते हैं वेरी फास्ट होते हैं, एफिशिएंसी इनकी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो नॉर्मली हम अभी तक कैटलिस्ट पढ़े थे उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जैसे निकिल है, ठीक है, प्लेटिनम है, NO है। फॉर एग्जाम्पल a single molecule of carbonic anhydrase
carbonic anhydrase enzyme present in RBC can catalyze the decomposition of 36 million molecules of carbonic acid in 60 seconds. Now you can imagine, only in 60 seconds ये क्या कर सकते हैं, 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज कर सकते हैं. सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये काम में पाया जाता है, ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस. ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो कोलाइडल नेचर के होते हैं, इसलिए जब उसको वाटर में डालते हैं एंजाइम्स को जल्दी वो कोलाइडल बनाते हैं, और कोलाइडल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. एक मतलब एक पार्टिकुलर एंजाइम एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए दुनिया में आया है. यूरिया सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए आया है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया. इन्वर्टेज एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए आया है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. थर्ड पॉइंट, इनकी इफिशियंसी काफी ज्यादा है. सो दीज आर वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट. मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10 to the power 3 to 10 to the power 6. वैसे हम कैटलिस्ट में भी पढ़ा था कि कैटलिस्ट में क्या होते हैं, जनरली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शंस, बट उनके कंपैरिजन में इनकी ज्यादा है. ये हम लास्ट में समरी कर लेंगे दोनों में डिफरेंस. क्लियर. फोर्थ पॉइंट कर रहा है एंजाइम इनहिबिटर्स. So the activity of enzyme is inhibited or poisoned by certain substances. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं. इनहिबिटर का मतलब होता है मंदक, बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब मंद करने वाला, कम करने वाला. ठीक है, वैसे आप याद करिए तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैटेलिटिक पॉइजन. तो कैटेलिटिक पॉइजन क्या करते थे, वो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को किल कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे. ठीक है, जैसे आयरन के लिए H2S, प्लेटिनम के लिए आर्सेनिक सल्फाइड. ठीक है, उसी तरह कुछ यहाँ भी है कि जो एंजाइम्स के एक्टिविटी को या तो खत्म कर देते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, या फिर इनहिबिटर्स. नाउ इनहिबिटर्स कंबाइन विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम, thus activity of enzymes are either reduced or destroyed. मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है कि कैटेलिटिक पॉइजन की तरह भी वो क्या करते थे कि वो खुद जाके कैटलिस्ट के सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता था. ठीक है, और एंजाइम इनहिबिटर्स में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम्स के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स आयंस लाइक मर्करी, सिल्वर प्लस ETC एंड सर्टेन ड्रग्स. तो ये एंजाइम्स के लिए क्या होते हैं, इनहिबिटर्स का काम करते हैं. ठीक है, अब इन एंजाइम्स इनहिबिटर्स भी कई तरह का होते हैं, जनरली 4 तरह का होता है, बट वहाँ सिलेबस में नहीं लिखा है इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो मेनली हम बायो में पढ़ते हैं. Now, coenzymes or activators. So these are certain substances which increase the activity of enzymes are called coenzymes or activators. ठीक, जैसे वहां में क्या पढ़ा था, कैटेलिटिक प्रमोटर्स, बढ़ाने वाला. ठीक है, जैसे बॉर्नविटा हॉर्लिक्स का पैड देखते हैं तो बोलते हैं ना जो दूध की शक्ति बढ़ाए. ठीक, तो उसी तरह वहां में क्या है, जो कैटलिस्ट की शक्ति बढ़ाए, which enhance activity of a catalyst but itself not a catalyst. ठीक, उसी तरह यहाँ पे एंजाइम्स की कैटेलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं को एंजाइम. मेटल आयंस लाइक सोडियम, कॉपर +2, कोबाल्ट +2, मैग्नीज +2 ETC एक्ट एज एंजाइम एक्टिवेटर. ये एंजाइम एक्टिवेटर का काम करते हैं. So these metal ions are weakly bonded to the enzyme molecules and thus increase the enzyme activity. तो याद करिए प्रोमोटर क्या करता था, कैटलिस्ट के सरफेस एरिया को बढ़ा देता था. जब कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा. सेम वही चीज यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, वीकली बॉन्ड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड दिस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन. ये हमें कहाँ से मिलते हैं, विटामिन से मिलते हैं. ठीक है, चलिए अगर इसी को हम ग्राफ से दिखा दें, तो ग्राफ से अगर दिखा दें तो मान लीजिए कि यहाँ में क्या है, रिएक्टिविटी. ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन आप कह सकते हैं. चलिए रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स या रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक, सिर्फ अगर हम एंजाइम यूज करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा. ठीक, अगर को एंजाइम यूज करेंगे यहाँ में ओनली एंजाइम, तो एंजाइम का काम ही है किसी रिएक्शन के बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना. अगर को एंजाइम लेंगे तो क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, मतलब ऊपर से जाएंगे को एंजाइम.
ठीक। और अगर हम इनहिबिटर्स लेंगे तो वो क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को घटा देगा। तो एंजाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, ये इसको कम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एंजाइम्स है, ठीक है, वो अकेले लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट आ गए, आपके 2-4 दोस्त आ गए, सपोर्ट मिल गया इसको, तो क्या बोलते हैं, को एंजाइम। को एंजाइम क्या करेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। और इनहिबिटर्स क्या करेगा, वो जितना था उससे भी कम थी, इसलिए ग्राफ में कहा जाएंगे, इससे नीचे। ये किसके लिए लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक, कम कर देगा। क्लियर। चलिए, इसलिए बॉडी को हमें कुछ न कुछ मेटल्स, हर मेटल्स की जरूरत हमें कुछ न कुछ अमाउंट में पड़ती है। ठीक है, चलिए, अब कौन कौन से हमारे कोएंजाइम्स हो सकते हैं। कोएंजाइम्स के लिए हमारे पास कौन कौन से मेटल आयन हो सकते हैं, जो हम जनरली बायो इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, जैसे आयरन +2 और आयरन +3, फेरस और फेरिक। इसका काम क्या है, कैटलाइज पर ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक, कॉपर +2 क्या करता है, मेनली इट एक्ट्स एज ए कोएंजाइम फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इस फंक्शन इसके लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए जनरली कोएंजाइम का काम करता है। निकेल +2 किसके लिए चाहिए, यूरेज के लिए। जिंक +2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मोलिब्डेनम 2+ नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेज। पोटेशियम प्लस, पोटेशियम आयन हमें किसके लिए चाहिए, पाइरुवेट काइनेज। एंड देन मैग्नीशियम 2+ हमें किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज। तो दीज आर द सम मेटल आयंस which can speed up the activity of a enzymes। ठीक, इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है उनकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं को एंजाइम। क्लियर। ठीक, आप यहाँ से नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला इसमें नाम आता है टेम्परेचर। तो अलग से भी क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंक्रीज्ड विद टेम्परेचर। सीधे सीधे टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। एंड बिकम्स मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। और पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, सबसे ज्यादा। ठीक, thus the temperature at which reactivity of an enzyme is maximum is known as optimum temperature। तो वह टेम्परेचर जिसपे किसी एंजाइम्स की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब कह सकते हैं आप फेवरेबल, जो हमारे लिए ज्यादा अनुकूल हो, ज्यादा हमारे लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो किसी एंजाइम्स कैटालिसिस रिएक्शंस की रिएक्टिविटी क्या होती है, रेट क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके मैक्सिमम होगा, और फिर अगर आप वहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर वो घटता है। ठीक है, तो इसका अगर कर्व ऐसे बनाए जाए सपोज, तो इसमें यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिविटी बढ़ेगा, किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, फिर वहां से घटेगा। तो टेम्परेचर के साथ रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक, उसके आगे आप जाएंगे, अगर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर ये घटेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शंस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी। तो कितना होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, pH, the activity of enzyme is maximum at a particular pH called optimum pH। तो इसको बोलते हैं optimum pH। ठीक, क्लियर। नाउ अब optimum pH को क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो the pH at which the activity of enzyme is maximum, just like optimum temperature। ठीक है, now the optimum pH of enzyme reactions occurring in human body is 7.4। तो ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक, द फेवरेबल पीएच रेंज फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन इज इन जनरल 5 to 7, मतलब न ज्यादा एसिडिक हो न ज्यादा बेसिक हो। तो 5 से 7 तक में मोस्टली एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है,
तो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वह टेम्परेचर जिसपे उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम, तो हो गया ऑप्टिमम। वह पीएच जिसपे उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर पीएच, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मैक्सिमम। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अगर फॉरेनहाइट आपको नहीं याद है तो आप 37 बॉडी टेम्परेचर, और पीएच क्या होता है 5 to 7। ठीक है, क्लियर। चलिए इसी को अगर ग्राफ से दिखाना हो तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर, तो जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है और एक पॉइंट पे जाके क्या होगा? मैक्सिमम। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर वहां से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो क्या होगा? वहां से घटेगा। ठीक है, फिर वहां से डिक्रीजेस। सिमिलरली पीएच की बात करें तो पीएच में भी क्या है कि पीएच बढ़ाने से क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर वहां से घट रहा है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो जनरली बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उनका ऑप्टिमम पीएच कितना होता है? 5 to 7। ठीक है, बॉडी के लिए तो जो हमारा बॉडी यानी हमारे हीमोग्लोबिन का पीएच कितना होता है? चलिए हमारे हीमोग्लोबिन का पीएच कितना होता है? स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 या 7.3 भी कहीं कहीं लेते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछता है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन का पीएच होता है 5 to 7। ठीक, तो 5 to 7 आप मतलब कहाँ में आएंगे? इस कर्व के। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच दिखाना होगा तो ऑप्टिमम पीएच दिखाना है तो यहाँ में क्या आएगा? 6 के ठीक ऊपर। ठीक है ना, तो ओवरऑल रेंज कितना होगा? हमको 5 to 7 के बीच में होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ से 5 और 7 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, तो ओवरऑल 5 और 7 के बीच में मिलता है। ठीक है, चलिए थर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बीइंग कोलाइडल इन नेचर, क्योंकि पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एंजाइम्स क्या होते हैं? जनरली कोलाइडल इन nature. The enzymes are coagulated by addition of electrolytes, resulting in the loss of their catalytic activity. तो coagulation of colloidal solution हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो क्या होते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं। इसलिए एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को भी हम चेंज कर सकते हैं by the addition of electrolytes. जनरली क्या होता है? By addition of electrolytes, the activity of enzyme reduces. ठीक, now ultraviolet rays. So these rays also tends to destroy enzymes. क्यों? क्योंकि कोगुलेशन अगर आप याद करिए तो कोगुलेशन कैसे होता था? बाय बॉइलिंग, टेम्परेचर देने से, बॉयल करने से, पीएच चेंज करने से कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में एंजाइम्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? वो कम हो जाती है। ठीक, या दे कैन आल्सो डिस्ट्रॉय। Now, fifth point is enzyme concentration. सोचिए, as long as there is a substrate to bind to, increasing enzyme concentration will speed up the reaction. Enzyme concentration अगर बढ़ाएंगे तो reaction को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक, the reaction will no longer speed up once all these substrates have been bound. क्योंकि एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है? ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पहले इनिशियली ये कहते हैं कि अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बट एक ऐसा टाइम आएगा कि सारा का सारा एंजाइम क्या होगा? वो सबस्ट्रेट के साथ बाउंड कर जाएगा। तब उस केस में अगर आप फर्दर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर उस रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कि जैसे सपोज हमारे पास कितने थे? एब्स्ट्रैक्ट थे, सब्ट्रैक्ट थे, मान लेते हैं कि 100 थे। ठीक, तो 100 अगर थे तो 100 जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब क्या हो गया? बाउंड हो गया। बाउंड होके कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम फर्दर सब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंजाइम कंसंट्रेशन का, तो एंजाइम जब आएगा भी तो इसको कोई भी फ्री सब्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा बाउंड अप हो गया। इसलिए वहां से क्या होता है? The reaction will no longer speed up once all the substrates have been bound.
ठीक, तो उस नए वाले एंजाइम्स के लिए कोई फ्री सब्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो एज देयर विल बी नथिंग फॉर न्यू एंजाइम्स टू बाइंड अप। ठीक, तो इनिशियली क्या होता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, बट एक ऐसा टाइम आएगा कि जब सारा का सारा एंजाइम सब्ट्रैक्ट के साथ बाइंड अप हो जाएगा तो फिर आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाइए रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन टू ए डिग्री इंक्रीजिंग द सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि जैसे अब यहाँ में क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास एंजाइम्स था, उसके 100 पार्टिकल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक, तो कितने सब्ट्रैक्ट के साथ ये बाइंड कर सकता है? 100। बट अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दें, 200 भी कर दें, 300 भी कर दें, 400 भी कर दें, तो ये सिर्फ कितने से बाइंड अप होगा? 100 वाला सब एंजाइम सिर्फ 100 से बाइंड अप होगा, बाकी 300 के लिए हमारे पास कोई एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, तो जब सारे के सारे एंजाइम सब्ट्रैक्ट के साथ बाइंड अप हो जाएगा तो आप फर्दर सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं तो कोई बहुत फर्क रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा। ठीक, so any increase in the subtract will not influence the pace of reaction, rate of reaction once all the enzymes have bonded. तो all the enzymes have bonded, सारा का सारा एंजाइम क्या हो गया? जब बॉन्ड कर लिया तो फिर कोई एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें समझना है कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्शन रेट बढ़ेगा, बट एक टाइम आएगा, सैचुरेशन पीरियड आएगा। सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी एंजाइम की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बट यहाँ भी एक सैचुरेशन पीरियड आएगा। एक कोलाइडल है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स तो डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको कोगुलेट करा देंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी खत्म हो जाती है। जैसे एक नाम हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स, क्योंकि पहले बोला एंजाइम्स मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड प्रोटीन्स। ठीक, हाई मॉलिक्यूलर मास। और प्रोटीन्स में क्या होता है? एक फिनोमिना होती है जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर आपको याद है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसलिए यहाँ में क्या होते हैं कि ये डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑन फिजिकल चेंजेस प्रोटीन्स लूज लॉस्ट इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस में या इवन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में एंजाइम्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर और पीएच तो इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स में पूछेगा तो हमें ये क्लियर। तो आप चाहे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो नंबर 1 टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ में मैक्सिमम होगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर एट विच द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज मैक्सिमम, आप ऐसे लिख सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन। सिमिलरली पीएच बढ़ाने से बढ़ेगा, जिस पॉइंट पे पीएच पे मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, बट इलेक्ट्रोलाइट्स और अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में घटेगा। एंजाइम और सब्स्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ेगा, बट एक सैचुरेशन पीरियड आएगा। ठीक, ये इसी को हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा था, इसी को हम ग्राफ से दिखा दें तो समरी आपका। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, नंबर 1 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? टेम्परेचर। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसी तरह पीएच बढ़ाने से भी बढ़ रहा है, बट एक पार्टिकुलर पीएच पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। देखिए यहाँ पे एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन सबसे मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, उसी तरह यहाँ भी क्या है? सबसे मैक्सिमम है। ठीक, उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे तो फिर वो घटेगा। ठीक, यहाँ पे पीएच बढ़ाएंगे मैक्सिमम होगा, बट उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो लालच बुरी बला है। ठीक, इसके ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम कंसंट्रेशन देखिए लीनियर है, मतलब ग्राफ क्या है कि लीनियर है, मतलब बढ़ाने से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट इज लिमिटेड, तो इंक्रीज एंजाइम कंसंट्रेशन इक्वल टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बट लिमिटेड हो गया तो फिर वो सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा। तो बढ़ने से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेट हो गया, क्योंकि सारा का सारा एंजाइम खर्च या सारा का सारा सब्ट्रैक्ट खर्च। ठीक, इसलिए एक सैचुरेशन पीरियड आएगा। ऑल एंजाइम्स आर यूज्ड, ऑल सब्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड। ठीक है, क्लियर। तो ये इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट और इलेक्ट्रोलाइट्स का तो है ही, क्योंकि कोलाइडल है तो वो क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनकी एक्टिविटी को। ठीक है, क्लियर।
चलिए ठीक है। चलिए अब दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सिर्फ हमको टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच पूछ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच को डिफाइन करेंगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था। तो अक्सर ये पूछता है। सिर्फ फैक्टर्स अगर आपको पूछ रहा है तो आप इसको पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर, पीएच, कैटालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देन अल्ट्रावायलेट, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक, इसलिए आज का सेशन का लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो अब कैटलिस्ट दो तरह का हो गया, एक एंजाइम जो बायोकेमिकल के लिए, और एक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नॉर्मली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक, चलिए दोनों में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर मेटल्स जस्ट लाइक निकिल, आयरन, आयंस हो सकते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, चलिए एंजाइम कैटलिस्ट का डिफिनेशन ही देखिए, ये क्या था कि दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। ये मेनली क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। तो ये इसमें क्या लिखेंगे आप, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन या नॉन बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे तो ये नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसलिए इनका नाम में इनऑर्गेनिक वर्ड लगा हुआ है। Now these are highly specific in nature, no doubt। जो भी एंजाइम्स है, यूरेज, इनवर्टेज, माल्टेज, ये सिर्फ अपने लाइफ में एक ही रिएक्शन के लिए आए हैं। These are not so specific in nature, क्योंकि कैटलिस्ट हम बदल देंगे तो प्रोडक्ट भी बदल जाता। जैसे अल्कोहल के लिए एल्यूमिना लिया तो वाटर निकालेगा एल्कीन, और उसी में कॉपर के साथ गर्म करते थे तो एल्डिहाइड। ठीक, their efficiency is very high। इनकी efficiency क्या होती है, they have low efficiency, उतनी हाई नहीं होती है इन कंपैरिजन टू इनके कम होती है। ठीक, they form colloidal solution in water, तो they are either insoluble in water or form through solution। तो या तो insoluble होते हैं या फिर वो true solution बनाते हैं। true solution मतलब homogeneous mixture। तो true solution का मतलब हो गया जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे आप पानी में नमक मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ पानी दिखाई देगा, नमक और चीनी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, their efficiency is affected by pH, जो हमने ऑप्टिमम pH पढ़ा, एंड टेम्परेचर चेंज, जिसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा। ठीक, their efficiency is not very much affected by change in pH और टेम्परेचर। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की efficiency टेम्परेचर और pH से चेंज नहीं होती। ठीक, so these are the some points of difference between enzymes and inorganic catalyst। क्लियर, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, आप जस्ट फिंगर पे आप याद करिए, आंखें बंद करके। ठीक है, मेरे साथ बोलिए। सो दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन। ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन थे। प्रोटीन जनरली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। ये सोचिए, ये क्या था, आयरन था, निकिल था। ठीक, तो ये क्या थे, बेसिकली दीज आर मेटल्स थे, आयंस थे या सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, चैम्बर प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, प्लैटिनम, मेटल्स, जिंक, आयरन, निकिल। ठीक, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। मैंने ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैटलाइज नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर नॉट सो स्पेसिफिक। उतने स्पेसिफिक नहीं होते, होते हैं बट उतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम कैटलिस्ट को बदल देते हैं तो प्रोडक्ट का नेचर भी बदल जाता था। तो आपको एक दो एग्जांपल पीछे वाला लिख सकते हैं, स्पेशली अल्कोहल वाला। तो C2H5OH, यहाँ से अगर हमने दो पढ़ा था कि अगर एल्यूमिना लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एल्यूमिना लेंगे तो एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और अगर कॉपर लेंगे तो क्या बनेगा, 573 एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, CH3CHO प्लस H2, डिहाइड्रोजिनेशन। देयर एफिशिएंसी इज वेरी हाई, तो इनका क्या होगा, कम हो जाएगा। एक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये आइदर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल मतलब ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। यस, इनकी एफिशिएंसी को हम अफेक्ट कर सकते हैं पीएच एंड टेम्परेचर। इनमें टेम्परेचर और पीएच का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने क्या पढ़ा, एंजाइम कैटालिसिस क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं,
ठीक, फैक्टर्स जिस पे ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस। तो ये थ्योरी के लिए हमको कुछ न कुछ यहाँ से जनरली क्वेश्चंस मिलते हैं। आप बीएससी के जिस भी यूनिवर्सिटी के, जिस भी कॉलेज के, जहाँ भी है, ये लगभग हर सिलेबस में है, ठीक है। चलिए, इनकी काइनेटिक्स को हम ऑलरेडी माइकल मेंटन पढ़ चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स पे देख चुके हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें का लास्ट टॉपिक बच गया एसिड बेस कैटालिसिस। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे कि एसिड बेस कैटालिसिस क्या होते हैं, तभी आपका चैप्टर खत्म होगा। इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, एसिड बेस कैटालिसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कैटालिसिस नॉर्मली पढ़ा, हालांकि कैटालिसिस सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन पहले बेसिक्स हमें समझना था, उसके लिए हमने बेसिक्स, कैटालिसिस क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, होमोजेनियस क्या, हेटेरोजेनियस, क्योंकि वर्ड नहीं समझेंगे तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, इसलिए बेसिक्स टू एडवांस लेवल, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में हमने थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पढ़ा, वो यस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस में लिखा हुआ है। होमोजेनियस क्या है, हेटेरोजेनियस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की थ्योरी क्या है, एडजॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। एक थर्ड पार्ट में आप एंजाइम कैटालिसिस पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, दोनों में डिफरेंस देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, इसमें दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है पीएच। ये जनरली नाम देके पूछता है, या फिर आपको डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस, तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ग्राफ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर, दोनों में डिफरेंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेस कैटालिसिस, हाँ, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, दैट इज माइकल मेंटन इक्वेशन, वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वीडियो हम उसको पहले दे चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं, तो वो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म होगा, एसिड बेस कैटालिसिस पढ़ेंगे, क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, ठीक है। ठीक, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट्स भी कर सकते हैं, या आपको प्रॉब्लम होगी तो आप इसमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको नोट्स भी पीडीएफ में भेज देंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो आप इसको बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक, कोई भी डाउट होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जरूर आऊंगा, फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, ठीक है, बाय बाय।